मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं रेपो रेट में कटौती के बहाने अर्थशास्त्र पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ। और दरअसल ऐसा करने के पीछे जो मेरा मकसद है वो कुल मिलाकर की है कि जब भी आप कोई घटना पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसे आप अपने जो सिलेबस है उसके आधार पर समझने की कोशिश कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए। एक बात जो मैं आप लोगों से विशेष रूप से अभी कहना चाहूँगा वो ये, देखिए, विषयों के जो भी व्याकरण बने हैं तो तथ्य पहले थे, व्याकरण बाद में बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर भाषा, तो भाषा पहले बनी या भाषा का व्याकरण पहले बना? सीधी सी बात है कि पहले भाषा बनी होगी, उस भाषा को देखने, सुनने और विश्लेषण करने के बाद लगा होगा कि यार ये भाषा तो इस तरीके से काम कर रही है, तो उसका व्याकरण बना दिया गया। अर्थशास्त्र के साथ भी बिल्कुल वही बात है। ये पूरा का पूरा जो मार्केट है ये किस तरीके से काम करता है, पहले इसे देखा जाता है, और फिर वो जिस तरीके से काम कर रहा होता है उसके आधार पर फिर उसका ग्रामर तैयार कर दिया जाता है, या यूं कह लीजिए कि उसके सिद्धांत बना दिए जाते हैं। हम रेपो रेट के माध्यम से इसे ही समझने की कोशिश करेंगे, और प्री एग्जामिनेशन को यदि आपको क्वालिफाई करना है और उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसका यही तरीका हो सकता है कि आप मार्केट जो प्रैक्टिकली इंटरेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसे देखिए और नियमों को उस पर अप्लाई कीजिए, या यूं कह लीजिए कि नियमों को मार्केट पर अप्लाई कीजिए, फिर उसे समझने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। रेपो रेट, मैं रेपो रेट के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। सिंपल सी समझ ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चूंकि वो हमारा केंद्रीय बैंक है, तो वो ब्याज की दरें तय करती है। मैं बहुत ज़्यादा व्याकरणिक स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मत जाइएगा, मैं समझाने के लिहाज से बात कर रहा हूँ। केंद्रीय बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, यानी कि मार्केट में जो मुद्रा की आपूर्ति हो रही है, जो मुद्रा प्रचलन में है, उस पर नियंत्रण रखना कि मार्केट में कितनी मुद्रा होनी चाहिए। इस पर क्यों नियंत्रण रखा जाना चाहिए? इस पर इसलिए नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं मांग और पूर्ति के सिद्धांत के बारे में। जब किसी भी वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मांगने वाले बहुत हैं जबकि चीज़ें कम हैं। तो मांगने वालों में अफरा तफरी मचेगी कि भैया मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। और ठीक इसके विपरीत बात होगी, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तब मांग उतनी है नहीं, तो चीज़ें पड़ी हुई है, तो भैया जिस रेट में भी खरीदना है खरीद लो। यानी कि जब मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, तो सीधी सी बात है कि कीमतें घट जाएंगी। सीधा सा फार्मूला है। अब आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो बैंक है वो मुद्रा की सप्लाई को कंट्रोल करती है। उसके पास अपने कैलकुलेशन है, उसके अपने पास फार्मूले हैं। वो ये देखती है कि जो मार्केट में मुद्रा प्रचलित है, चलन में है, जिससे लोग लेन देन कर रहे हैं, उसकी जो सप्लाई है वो ठीक ठाक है, संतुलन में है या कम है। अगर उसको लगता है कि नहीं, मुद्रा मार्केट में और जानी चाहिए, तो उसकी सप्लाई बढ़ा देगी। और उसको लगता है कि नहीं, मुद्रा मार्केट से वापस लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुद्रा हो गई है, तो वह उसकी सप्लाई को कम कर देगी, ताकि एक संतुलन आ सके। तो जो रेपो रेट है, सामान्य तौर पर वो कह लीजिए कि आप ब्याज दर है, ब्याज दर, ये जो ब्याज दर है वह दर है जिस ब्याज दर पर जो सेंट्रल बैंक है हमारी, यानी कि जो हमारी रिजर्व बैंक है, वो दूसरे बैंकों को कर्ज देती है। सामान्य तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने रेपो दर को 0.25% घटा दिया, यानी कि यूं कह लीजिए कि 5.25 कर दिया। पहले ये 5.50 था, उसे
0.25% घटा करके 5.25 कर दिया। अब आइए समझते हैं। अब देखिए क्या है। अब हम सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश के दूसरे बैंकों को 5% के दर से ऋण देगी। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये जो बैंक हैं ये 5% से अधिक दर पर लोगों को देंगे, कंज्यूमर को देंगे। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे तो कर्ज देती नहीं है। अब वो देंगे 6%, 7%, 8% पर अपने खर्चे देखते हुए, क्योंकि उनका इस्टेब्लिशमेंट का बहुत खर्च है बैंक का। यही बैंक का प्रॉफिट है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि ब्याज दर बैंक ने कम कर दी है, रिजर्व बैंक ने। तो उसने ये सोच करके ब्याज दर कम की है कि जो दूसरे बैंक हैं जो मुझसे कर्ज ले रहे हैं, लोगों को भी जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज दर कम कर देंगे। अब आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि पहले आपको 10% की दर पर ऋण मिलता था। 100 रुपये के बदले में एक साल में आपको 110 रुपये देने पड़ते थे। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर कम कर दी और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो दूसरे बैंक हैं वो भी कम करेंगे। मान लीजिए कि इसे घटा करके 10 से 8 कर दिया गया, तो आपको लगेगा यार ब्याज ज़्यादा तो नहीं देना पड़ रहा है, तो मुझे घर भी बनवाना है तो मैं बैंक से कर्जा ले लेता हूँ, गाड़ी भी खरीदना है तो मैं बैंक से कर्जा ले लेता हूँ। आप सोचेंगे क्योंकि ब्याज दर कम हो गई है। तो जब ब्याज दर कम हो गई है, अब इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब ब्याज दर कम हो गई है तो कंज्यूमर जो है बैंकों से ज़्यादा ऋण लेगा। बैंकों में जो पैसा रखा हुआ था वो बैंक में रखा हुआ था, किसी काम का नहीं था। जब कंज्यूमर बैंकों से लेने लगेगा ऋण, तो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा मार्केट में आ रहा है, मार्केट में आ रहा है। और जब पैसा मार्केट में आता है तभी उस पैसे का सही में उपयोग भी होता है। देखिए, इसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है करेंसी। करेंसी जो शब्द है वो करेंट से बना हुआ है। करेंट का मतलब है कि प्रवाह, जो लगातार प्रवाह में है। तो धन जो होता है बैंक में रखने के लिए नहीं होता है, तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता है, वो इकोनॉमी में इंटरेक्ट करने के लिए होता है, अर्थव्यवस्था में प्रवाह के लिए होता है। अब कल्पना कीजिए कि मैंने ब्याज दर कम होने के कारण बैंक से ऋण ले लिया घर बनाने के लिए। अब जब मैं घर बनाऊंगा तो सोचिए कि वो पैसा कहाँ जाएगा? मजदूरों के पास जाएगा, ईंट में जाएगा, सीमेंट में जाएगा, छड़ में जाएगा, मार्केट में आ गया ना पैसा। तो जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अब आप देखिए कि बैंक ने अभी एक बात कही है कि जो उसने अभी ब्याज दर में कमी की है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में हम बहुत अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारी डील नहीं हो पा रही है। हमारा जो निर्यात है वो थोड़ा कम हो गया है। अगर निर्यात कम हो जा रहा है इसका मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्शन हाउस हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, उन्हें अपना जो प्रोडक्शन है वो घटाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा तो क्या होगा? रोजगार पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वस्तुओं के निर्माण पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? या तो आप मजदूरों को निकालिए या वस्तुओं का कम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, यही होगा ना कि या तो आप रोजगार के अवसर कम करिए, लोगों को बाहर निकालिए, नए उद्योग आप नहीं खोलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बात कही कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में अभी अनिश्चितता दिखाई दे रही है उससे अर्थव्यवस्था के लिए जो जोखिम है वो बढ़ गया है। तो अब क्या किया जाए? यानी कि वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है। तो बैंक ने कहा कि हम ब्याज दर घटा रहे हैं, इस उम्मीद से घटा रहे हैं कि जो बैंक हैं वो भी अपनी ब्याज दर कम कर देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने लगेंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने लगेंगे तो वस्तुएं बिकने लगेंगी। यानी कि निर्यात के कारण जो वस्तुओं की मांग कम हो गई है, कम से कम उसकी भरपाई हम अपने घरेलू बाजार से कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो दर को कम किया है। अखबारों में आपने शायद पढ़ा होगा कि जीएसटी की दरों में तीसरी तिमाही में कमी की गई थी। जीएसटी की दरों में ध्यान है आपको? और इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया गया था कि जीएसटी में कटौती की गई है, जिसे जीएसटी में सेकेंड स्टेज का रिफॉर्म कहा गया था। और 3 महीनों के दौरान ये देखा गया कि जीएसटी की दरों में कम करने के कारण बाजार की जो मांग है वो बनी रही, यानी कि डाउन नहीं हुई। निर्यात हमारा कम हो रहा है
इसके बावजूद भी जो वस्तुओं की मांग थी वो संभली रही, क्योंकि जीएसटी में आपने कटौती कर दी। जीएसटी में कटौती करने से वस्तुएं थोड़ी सी सस्ती हो गई। जब वस्तुएं थोड़ी सी सस्ती हो गई तो सीधी सी बात है कि लोगों ने सामान खरीदा, सामान खरीदने के लिए वो उत्साहित हुए और हमारी जो मांग है वह बनी रही। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती के कारण तीसरी तिमाही की हमारी जो मांग है वो बनी रही और अब हम चौथी तिमाही में रेपो दर कम कर रहे हैं, यानी कि मांग को बनाए रखने में अब बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और रिजर्व बैंक ने एक्सपेक्ट किया है, बैंकों से कहा है कि भैया जो हम आपको कर्जा दे रहे हैं उस पर ऋण की दर कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी जो कंज्यूमर को ऋण देते हैं उसकी दरों में भी थोड़ी कटौती कीजिए। तो दोस्तों, ये रेपो रेट के माध्यम से मैंने थोड़ी सी अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है, उसका व्याकरण क्या है, उसका ग्रामर क्या है, उसे बताने की कोशिश की है। और ख़ासकर इस उद्देश्य से मैंने ये बताया है कि आप जब भी अर्थशास्त्र के बारे में कोई भी न्यूज़ पढ़ें तो उसे इस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।